स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ब एग्रीज with the subject in number and person मीन्स क्रिया वाक्य में कर्ता, वचन और पर्सन के अनुसार लगाई जाती है। वाक्य में जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के अनुसार ही होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही रीड्स इंग्लिश, तो इसका मतलब वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो ही के अनुसार रीड का प्रयोग हुआ। रीड में एस का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, बी रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने देखा बी के अकॉर्डिंग रीड लगाया और ही के अकॉर्डिंग रीड्स लगाया। कुल मिलाकर जो वर्ब का प्रयोग करना है वो सब्जेक्ट और पर्सन एवं नंबर्स के अनुसार करना है, वचन के अनुसार। तो दो सेंटेंस में हमने आपको स्पष्ट कराया कि ही के अनुसार रीड्स का प्रयोग किया गया और बी के अनुसार रीड का प्रयोग किया गया। इसके बाद आगे आप हेडिंग लिखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के प्रकार देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे आप काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। इसके बाद दूसरा जो टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। इसके बाद जो थर्ड टाइप है लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। इसके बाद जो फोर्थ टाइप्स है ऑक्सिलरी वर्ब, या इसे हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। तो कुल मिलाकर वर्ब के 4 प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसे हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम 1 बाय 1 चारों जो टाइप्स हैं इनका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ब एक अच्छा टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब हेडिंग लिखेंगे आप। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। तो वह क्रिया जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट आता है
या जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो। किसी भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हरी हरी टीच, हरी टीचेस मी इंग्लिश, हरी टीचेस मी इंग्लिश मतलब हरी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हरी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने देखा हरी सब्जेक्ट हो गया, टीचेस मेन वर्ब हो गई, और इसके अलावा मी ऑब्जेक्ट है और इसमें इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वी डू आवर वर्क, वी डू आवर वर्क हम अपना कार्य करते हैं, हम अपना कार्य करते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने देखा बी सब्जेक्ट है, डू मेन वर्ब है और आवर वर्क ऑब्जेक्ट है। यानी कोई भी सेंटेंस दिया गया हो और उसमें ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वह आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद आशा करते हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्म दिया गया हो। अब इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, हेडिंग डालेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो या वह सेंटेंस जिसके अंतर्गत कर्म ना हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब। कुल मिलाकर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। दूसरा बात, दे आर स्लीपिंग मतलब वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग मेन वर्ब है। तो जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वह सेंटेंस हमारा अकर्मक क्रिया में होता है, यानी कि वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। तो आप हेडिंग डालेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब संयोजक क्रिया। तो आप लिखें लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। तो वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, यानी कि वाक्य के सब्जेक्ट को, कर्ता को उसके कंप्लीमेंट का मतलब पूरक। वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है, संयोजक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आई एम ए टीचर यानी मैं एक अध्यापक हूँ। तो इस सेंटेंस में हमने देखा आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचर कंप्लीमेंट है। एडजेक्टिव है लेकिन टीचर कंप्लीमेंट है। तो आई एम ए टीचर, तो जो विशेषता है टीचर, यह कंप्लीमेंट है आपका। तो कुल मिलाकर जो वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता, उसके पूरक से कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है, तो ये आपका संयोजक क्रिया का एग्जाम्पल है।
इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो ये एग्जाम्पल आपका लिंकिंग वर्ब का है। अर्थ सब्जेक्ट हो गया और राउंड कंप्लीमेंट है। तो वाक्य के कर्ता को जो पूरक से जोड़ती है वह क्रिया आपकी संयोजक क्रिया कहलाती है। आशा करते हैं 3 टाइप्स आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम चौथा टाइप देखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, या हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो हम सहायक क्रिया के बारे में देखते हैं। सहायक क्रिया के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें तो इसमें बी प्रकार की क्रियाएं, बी प्रकार की, जिसमें एज, एम, आर, बाज बर, बाज बर का प्रयोग होता है। इसके बाद डू प्रकार की क्रियाएं, जिसके अंतर्गत डू, डज, डेड का प्रयोग होता है। इसके बाद हैव प्रकार की क्रियाएं, जिसके अंतर्गत हैज, हैव, हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टाइप्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज यानी विधि सूचक, विधि सूचक सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। तो हेल्पिंग वर्ब के 2 प्रकार, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं और विधि सूचक सहायक क्रियाएं। इसे हम मॉडल्स भी बोल सकते हैं। अगर हम मॉडल की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी की, तो इसके अंतर्गत हमें प्रयोग करना है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, नीड के बाद डेयर। यानी प्राथमिक सहायक क्रियाओं की अगर हम बात करें, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें, तो इसमें बी प्रकार की क्रियाएं, इज, एम, आर, बाज, बर। इसके बाद डू प्रकार की क्रियाएं, डू, डज, डेड। इसके बाद हैव प्रकार की क्रियाएं, हैज, हैव, हैड। इसके अलावा अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें, विधि सूचक सहायक क्रियाओं की बात करें, तो इसके अंतर्गत विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इनका प्रयोग होना है। तो अब आप 1 बाय 1 देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो कुछ एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज का टॉपिक वर्ब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम प्राथमिक सहायक क्रियाएं देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही डज नॉट, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट एन ऐसे। तो इसका मतलब वह निबंध नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। तो इसमें डज का प्रयोग हुआ। दूसरा देखें, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं,
जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए डू और डच के। अगर हम डिड की बात करें तो डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर यस्टरडे, डिड ही गो देयर यस्टरडे। इसका मतलब किया वह कल वहाँ गया था, वहाँ गया था, किया वह कल वहाँ गया था। तो ये एग्जाम्पल हुए आपके डू डज और डिड पर। अब हम देखते हैं इज एम आर पर, इज एम आर और बाज वर्ब पर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। इसका मतलब वह कठिन परिश्रम कर रही है, सी इज वर्किंग हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। इसका मतलब वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल आपके इज एम आर पर हुए। अब हम देखते हैं बाज और बर पर। बाज और बर पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस के साथ। इज एम आर के बाद नेक्स्ट देखते हैं बाज और बर पर। जैसे एक एग्जाम्पल, ही वाज प्रेइंग टू गॉड, यानी वह ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखें, देवर रीडिंग ए नोवेल, वे उपन्यास पढ़ रहे थे। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका बाज और बर पर। अब हम बात करते हैं हैज हैव हैड पर। देखिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही हैज सोल्ड हिज फर्नीचर, ही हैज सोल्ड हिज फर्नीचर। वह अपना फर्नीचर बेच चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसका मतलब किया तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो। तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। तो कुल मिलाकर हमने डिस्कस किया प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में, इसके यूजेज के बारे में। अब आप हेडिंग लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मॉडल ऑक्सिलरीज में आप हेडिंग डालें
और उसके अलावा हेडिंग लिखेंगे विल का प्रयोग। तो सबसे पहले आप लिखें मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, यानी इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रयोग है विल का प्रयोग, विल का प्रयोग। तो विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, दे आदि सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, दे आदि सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल डू इट, इसका मतलब वह यह कार्य करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, दे विल टीच यू ग्रामर। दे विल टीच यू ग्रामर मतलब वे तुम्हें व्याकरण पढ़ाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका विल पर हुआ, यानी ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं आई और बी के साथ भी। आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग लगा सकते हैं। आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग लगा सकते हैं जब वाक्य में बाध्यता, दबाव, धमकी, दृढ़ निश्चितता, अनिवार्यता आदि प्रकट हो। जब वाक्य में दबाव, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता आदि प्रकट हो तो आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। तो ये बनेगा आई के साथ विल लगाएंगे क्योंकि अवश्य लगा हुआ है, आई विल डू इट। या आप लिख सकते हो आई विल डू दिस वर्क। इसके बाद दूसरा देखें, दूसरा एग्जाम्पल, हम न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो इसे बनाएंगे बी विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। तो आशा करते हैं विल का प्रयोग आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेल के प्रयोग की। तो आप हेडिंग लिखें सेल का प्रयोग, यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग देखते हैं। सेल का प्रयोग यूज ऑफ सेल। अगर सेल की बात करें तो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में। जैसे आई सेल प्ले द मैच। तो इसका मतलब मैं मैच खेलूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, बी सेल गो टू आगरा विथ यू। इसका एक मतलब हम तुम्हारे साथ आगरा चलेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका पूरा हुआ। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग और ही, सी, इट, दे आदि सब्जेक्ट के साथ भी सेल का प्रयोग होता है जब वाक्य में दबाव, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता आदि प्रकट हो।
जब वाक्य में दबाव, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता आदि प्रकट हो तो ही, सी, इट, दे के साथ भी आप शैल का प्रयोग करेंगे। तो हम इन पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वह वहाँ अवश्य जाएगा, वह वहाँ अवश्य जाएगा। तो अब इसे हम बनाएंगे ही शैल गो देयर। दूसरा वाक्य, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे यू के साथ शैल, यू शैल डू, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क, यू शैल डू दिस वर्क। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, यानी विल और शैल पर यूज हम करा चुके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मे और माइट के प्रयोग। अगर हम मे और माइट की बात करें, जैसे मे, यूज ऑफ मे का प्रयोग। मे का मतलब होता है टू टेक परमिशन और टू गिव परमिशन, यानी अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मे आई गो आउट। तो ये टू टेक परमिशन के लिए है, यानी अनुमति मांगने के लिए। अब अगर आप अनुमति देते हैं टू गिव परमिशन के लिए, तो आप कहेंगे यू मे कम इन, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, यू मे गो आउट, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। तो आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम माइट के प्रयोग की बात करें, माइट के प्रयोग की, तो माइट का प्रयोग मे का पास्ट टेंस माइट होता है। मे का पास्ट टेंस, जैसे मे है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो अब इस एग्जाम्पल को आप करेंगे, ही सेड का हो जाएगा टोल्ड, मी कॉमा इन्वर्टेड को आप दैट में बदलेंगे, दैट। अब आई को आप चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही हो गया। मे का माइट, ही माइट कम इन। तो हमने बताया मे का पास्ट टेंस माइट होता है, तो ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। इसके बाद माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए भी होता है, यानी लेस पॉजिबिलिटी, यानी कम संभावना के लिए भी माइट का प्रयोग होता है। जैसे माइट इट रेन, एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, तो कम संभावना के लिए। जैसे दूसरा है, सी माइट कम टुडे, वह आज आ सकती है। तो ये कम संभावना के लिए जो वाक्य हैं, इसमें माइट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बात की मे और माइट की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शुड, मस्ट और आउट टू के प्रयोग। तो हम बात करते हैं शुड, मस्ट और आउट टू की। शुड, मस्ट, आउट टू। शुड, मस्ट, आउट टू, तीनों का मतलब चाहिए होता है। शुड, मस्ट, आउट टू तीनों का मतलब चाहिए होता है, और इनका प्रयोग अलग अलग सेंस में होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग, शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह,
सुझाव, शिक्षा सलाह सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट होता है, प्रकट होते हैं। यानी शुड के प्रयोग से शिक्षा सलाह सुझाव एवं कर्तव्य आदि प्रकट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उसे समय पर स्कूल आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम करेंगे ही शुड कम टू स्कूल इन टाइम। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसे बनाएंगे हम, यू शुड ओबे योर टीचर। तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसे हम बनाएंगे, द स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल बनेगा आपका, बी शुड गो टू स्कूल। हमें विद्यालय जाना चाहिए।